नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में चीजल के ऊपर बनने वाले सभी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी कोरोना है, इस वजह से वैकेंसी और एग्ज़ाम हमारे बंद हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब कोरोना ख़त्म होगा, सब कुछ ठीक होगा, उसके बाद वैकेंसी भी आएंगी और एग्ज़ाम भी होंगे और एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा दोस्तों हार्ड होने वाला है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन भी अपडेट होंगे। तो वही कुछ क्वेश्चन जो चीजल के ऊपर अपडेट यानी कुछ हार्ड बन सकते हैं, वे मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चीजल कैसा कटिंग टूल है। तो दोस्तों चीजल कैसा कटिंग टूल है, आप नॉर्मली बोल देंगे हैंड टूल है, कुछ आधे बोलेंगे हैंड कटिंग टूल है। तो दोस्तों मैंने इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं, हैंड टूल और हैंड कटिंग टूल, और मशीन टूल तो दोस्तों ये है ही नहीं। तो यहाँ पर आधे लड़के दोस्तों हैंड टूल बोलेंगे, आधे हैंड कटिंग टूल। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा हैंड कटिंग टूल। तो चीजल हमारा हैंड कटिंग टूल है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद है दोस्तों फ्लैट चीजल जिसका कटिंग कोण 60 डिग्री है, यह किस चीजल के अंतर्गत आती है। तो हमारे ऑप्शन है हॉट चीजल, सॉफ्ट चीजल, कोल्ड चीजल, अनहार्ड चीजल। तो दोस्तों जो हमारी हॉट चीजल होती है इसका कटिंग एंगल 30 डिग्री रखा जाता है और इसको हार्ड वे टेम्पर नहीं किया जाता है। और जो हमारी सी ऑप्शन है ठंडी चीजल, जिसको कोल्ड चीजल बोलते हैं, इसके दोस्तों साधारण जो चीजल हम यूज करते हैं उसका कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्ट चीजल जैसी कोई चीजल होती नहीं है और अनहार्ड चीजल हमारी हॉट चीजल को ही बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीजल के साइज को कैसे निर्दिष्ट किया जाएगा या कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें आपको बताया था कि कई प्रकार की चीजल आती हैं। अगर शेप के आधार पर बात करें तो दोस्तों 4 प्रकार की होती हैं, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल और हमारी चौकोर और हमारी एक होती है राउंड। तो 4 प्रकार की शेप में चीजल आती है। तो यहाँ पर जब उसे निर्दिष्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम बताएंगे टाइप, कि हमें फ्लैट चीजल चाहिए, कैप चीजल चाहिए, हाफ राउंड चीजल चाहिए। उसके बाद बताएंगे उसकी नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज यानी उसका जो कटिंग एज है उसकी चौड़ाई बताएंगे, कटिंग पॉइंट की चौड़ाई कितनी चाहिए। फिर बताएंगे लंबाई, 100 mm की चाहिए, 150 mm की चाहिए, 200 mm की चाहिए, वह बताएंगे। और सबसे लास्ट में दोस्तों क्रॉस सेक्शन, जैसा कि मैंने बताया हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, स्क्वायर और राउंड। तो क्रॉस सेक्शन भी हमको बताना है। तो ए ऑप्शन आप देख रहे होंगे, टाइप, नॉमिनल साइज, लंबाई और क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हमको चीजल के साइज के लिए ज़रूरी होती हैं। बाकी आपके ऑप्शन में ये चारों मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इन चारों में से कोई 3 मिल जाते हैं या 2 मिल जाते हैं और बाकी सबको आपको एलिमिनेट भी करना है, जो भी ऑप्शन होंगे आप उनको एलिमिनेट करिए और फिर अपने आंसर तक पहुंचिए। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें आता है लेकिन हम कई बार जो दूसरे ऑप्शन होते हैं उनको नहीं देखते हैं, उनको भी देखना चाहिए। डायरेक्ट आंसर के ऊपर नहीं पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कई बार वो घुमा देता है। हमको लगता है ये एक आंसर है लेकिन आंसर होता है दूसरा, क्योंकि उसने घुमा के पूछा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टाइप, नॉमिनल साइज, लंबाई, क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडी चीजल का प्रयोग होता है फिटिंग शॉप में, फोर्जिंग शॉप में, गर्म धातुओं को काटने में, कास्टिंग शॉप में। तो दोस्तों जो ठंडी चीजल होती है, कोल्ड चीजल, अक्सर इसका लोग दोस्तों जल्दी से लगा देंगे ऑप्शन फोर्जिंग शॉप में। लेकिन यहाँ पर हॉट चीजल नहीं, कोल्ड चीजल पूछा गया है, ठंडी चीजल पूछा गया है, उसके भाषा को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अक्सर यही दिक्कत होती है। तो दोस्तों जो हमारी कोल्ड चीजल होती है उसका हम प्रयोग करते हैं फिटिंग शॉप में। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्य हेतु ठंडी छेनी का फोर्जिंग कोण होता है। तो दोस्तों जो ठंडी चीजल होती है हमारी, इसका जो फोर्जिंग कोण यानी जो हमारा कटिंग पॉइंट होता है, इसके पीछे का जो टेपर वाला भाग होता है, इसको दोस्तों फोर्जिंग कोण बोलते हैं, फोर्जिंग एरिया बोलते हैं, इसको ब्लेड भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो कोण रखा जाता है, इसको जो टेपर किया जाता है, वह 25 से 30 डिग्री पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो और ऑप्शन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं।
जो भी लड़का नहीं जानता होगा फोर्जिंग कोण के बारे में, वह ऑप्शन सी पर टिक करेगा, क्योंकि 30 से 65 जो हमारी रेंज होती है ये कटिंग पॉइंट की रेंज होती है, 30 डिग्री से 65 डिग्री। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, फोर्जिंग कोण, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्य हेतु चपटी छेनी का फोर्जिंग कोण छेनी में किस जगह होता है। तो दोस्तों अब आपको, अगर आपने ढंग से चीजल को लर्न किया होगा तो आप बता सकते हैं कि फोर्जिंग कोण कहाँ होगा, लेकिन अगर सीधा किताब से रट लिया है तो फिर बताना बहुत मुश्किल होगा। तो चीजल का जो फोर्जिंग कोण होता है, टेपर वाला जो हिस्सा होता है वह होता है कटिंग कोण के पीछे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे बी, कटिंग एज के पीछे वाला भाग जो टेपर रहता है उसको हम बोलते हैं फोर्जिंग एंगल। उसको फोर्जिंग कोण, फोर्जिंग एंगल, ब्लेड जैसा मैंने बताया, उसको कुछ किताबी भाषाओं में ब्लेड भी बोला गया है। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार बॉडी की शेप के आधार पर चीजल कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यह कोई मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये किसी किताब का स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है BIS, उसका एक स्टैंडर्ड है कि 4 प्रकार की चीजल आप बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, स्क्वायर और राउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 प्रकार की शेप के आधार पर चीजल के प्रकार होती हैं, यानी इतने प्रकार की चीजलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चीजल के कटिंग पॉइंट से कितने mm तक हार्ड किया जाता है। तो दोस्तों जो चीजल का कटिंग पॉइंट होता है, पूरी चीजल को हमारी हार्ड नहीं किया जाता है एक्चुअली, उसके सिर्फ कटिंग पोर्शन होता है, जो ब्लेड होता है, उतने ही हिस्से को हार्ड किया जाता है। तो उसकी जो दूरी होती है कटिंग पॉइंट से, वह होती है दोस्तों हमारी 25 mm। 25 mm तक दोस्तों हम, जो साधारणतः हमारी जो छेनी होती हैं जिनको हम वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, उनका जो mm की बात करें कि इतनी लंबाई में, कटिंग पॉइंट से इतनी लंबाई में हमारी छेनी हार्ड रहती है, वह हमारा ऑप्शन बी 25 mm तक हार्ड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चीजल के हेड को कितने डिग्री पर ग्राइंड करके चैम्फर किया जाता है। तो दोस्तों चीजल के हेड को 1 डिग्री पर लेकर ही चैम्फर किया जाता है। चैम्फर करने से आप जानते हैं कि मशरूम हेड नहीं बनेगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे। और इसके जो हेड होता है, इसको थोड़ा सा एक बटन टाइप का बना देंगे, गोल बटन टाइप का, जिसको हम दोस्तों स्ट्राइकिंग बटन बोलते हैं। आपकी किताबों में नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि BIS इसको स्ट्राइकिंग बटन नाम से जानती है। स्ट्राइकिंग बटन को दोस्तों ओवल टाइप का बनाया जाता है, गोल बनाया जाता है, ताकि हमारा हैमर थोड़ा सा भी मिसअलाइनमेंट हो तो हमारे प्रहार की, यानी हमारे स्ट्राइक की जो भी ताकत है वह पूरी ही चीजल के कटिंग एज तक पहुँचे। थोड़ा सा भी मिसअलाइनमेंट होगा तो ये गोल हिस्सा हमारा सह लेता है। तो और यहाँ पर बात करी गई है दोस्तों कि कितने डिग्री पर से चैम्फर किया जाता है। तो आप सभी ने किताबों में लिख देखा होगा 10 से 12 बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यह करेक्ट जो इसका जो हमारा चैम्फर वाला एंगल होता है वह होता है 10 से 20 डिग्री। इसके बीच में आप कहीं पर भी जो चैम्फर वाले एरिया है इसको ग्राइंड कर सकते हैं, 10 से 20 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, चीजल की HRC कितनी रखी जाती है। तो दोस्तों चीजल, जो कि आप सभी जानते हैं किसी भी मेटल को काटने के लिए यूज की जाती है, इसको खुद को ही हार्ड बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो HRC रखी जाती है वह रखी जाती है 52 से 57 HRC। आप ऑप्शन देख रहे होंगे 35, 45, 42, 52। तो ये सब दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए डाल दिए जाते हैं, लेकिन आप कुछ और चीज़ों की भी HRC को याद रखिए कि अरे वो तो इतनी हार्ड होती है तो चीजल तो उनसे भी हार्ड होगी। तो चीजल हमारी होती है 52 से 57 mm, वो 57 HRC। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीपिंग करते समय कारीगर का ध्यान कटिंग पॉइंट पर है, चीपिंग करते समय दुर्घटना होगी या नहीं। तो हमको बताना है कि दुर्घटना होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों अक्सर हम जब चीपिंग करते हैं तो हम भी कटिंग पॉइंट पर ही ध्यान लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यह गलत है। चीपिंग करते समय हमारा ध्यान, कारीगर का ध्यान चीजल के हेड पर होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, लेकिन इसको मैंने घुमा के पूछा हैगा, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि चीजल करते समय ध्यान इधर है तो आपकी दुर्घटना होगी या नहीं होगी।
तो दोस्तों जो हमारी दुर्घटना है वह ज़रूर होगी, क्योंकि हमारा ध्यान उसके हेड पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हेड पर नहीं होगा तो हमारा जो हैमर की चोट है दोस्तों वह गलत जगह लगेगी और जिससे चीज़ल स्लिप होगी, और चीज़ल स्लिप होगी तो ऐसी सरफेस पर भी लगेगी जहाँ पर हमें कोई कटिंग नहीं करनी थी, वहाँ पर भी डेंट आ जाएगा, कट जाएगी चीज़ें, कट जाएगी धातु या जॉब, जिससे कि नुकसान हो जाएगा। तो वह भी एक दुर्घटना में ही शामिल होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाँ जरूर होगी या हाँ होगी। अगला क्वेश्चन है, चीजल का रैक कोण कहाँ बनता है? तो दोस्तों चीजल का रैक कोण हमें बताना है। अब पहला ऑप्शन है, चीजल के कटिंग पॉइंट का निचला हिस्सा व कार्यकारी सरफेस के बीच के बना कोण। तो दोस्तों जो हमारा चीजल का नीचे वाला यानी कटिंग पॉइंट का नीचे वाला हिस्सा होता है और जो जॉब की सरफेस होती है जिसको हम हॉरिजेंटल मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण बनता है वह बनता है हमारा क्लियरेंस एंगल। याद रखिएगा, नीचे वाला हिस्सा बोलेगा कटिंग पॉइंट के और जॉब की सरफेस बोलेगा, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वह हमारा बनेगा क्लियरेंस एंगल। अगला ऑप्शन है, चीजल के एक्सिस व कार्यकारी सरफेस के बीच बना कोण। तो जो चीजल दोस्तों हमारी गोल होगी, हेक्सागोनल होगी या किसी भी शेप की होगी, उसका एक एक्सिस होगा, उस एक्सिस से और हमारी जॉब की सरफेस, दोस्तों इन दोनों के बीच बना कोण हमारा कहलाता है इंक्लिनेशन एंगल, झुकाव कोण। यानी इतना झुकाकर हमें छेनी को चलाना है, तो वही झुकाव कोण को यहाँ पर बताया गया है बी ऑप्शन में, और हमें बताना है रैक कोण, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कटिंग एज को छूती हुई लंबवत रेखा और कटिंग एज के ऊपरी सतह के बीच बना कोण। तो दोस्तों यह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कटिंग पॉइंट का जो ऊपरी हिस्सा होता है और उसके कटिंग पॉइंट यानी चीजल के कटिंग पॉइंट पर पड़ने वाली एक सीधी रेखा, जो कि एक काल्पनिक मान ली जाती है, कटिंग एज के ऊपर वाला हिस्सा और एक उस लंबवत रेखा, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण हमारा कहलाता है रैक कोण। यही दोस्तों चीजल का जो भी चिप्स होता है उसके निकलने का भी निर्धारित करते हैं। जैसा कि आपने लेथ मशीन में भी सुना होगा कि जो चिप्स निकलते हैं उसको कौन ड्राइव करता है, उसको कौन मतलब दिशा निर्देशित करता है कि आपको चीजल को किधर को जाना है, वो जो हमारे चिप्स होते हैं उनको किधर जाना है। तो दोस्तों ये रैक कोण का काम होता है। तो यहाँ पर भी चीजल में भी रैक कोण का यही काम होता है, यही बताता है कि जो हमारे चिप्स हैं उनको किस दिशा में मूव करना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आप देख रहे होंगे, कटिंग पॉइंट के ऊपरी व निचली सतह के बीच बना कोण। तो दोस्तों जो हमारा कटिंग पॉइंट होता है उसकी ऊपरी और निचली सतह के बीच में अगर हम दो लाइनें खींचेंगे सीधी ऐसी टेपर में, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा यह हमारा होता है कटिंग एंगल। इसी को हम बोलते हैं कटिंग पॉइंट, जो भी हमारा एंगल होता है। यहाँ पर बात हुई थी दोस्तों रैक एंगल की, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कटिंग एज को छूती हुई लंबवत रेखा और कटिंग एज की ऊपरी सतह के बीच बनने वाला कोण। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, कास्ट आयरन के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों कास्ट आयरन के लिए हमारा जो एंगल होता है वह होता है 60 डिग्री। अगर आप इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि इसको आप याद रखिएगा, का जो हमारी हाई कार्बन स्टील होती है इसके लिए हम रखते हैं 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए रखते हैं 60 डिग्री, और जो हमारा 55 डिग्री है यह रखते हैं हम माइल्ड स्टील के लिए। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्यों के लिए चीजल को कितनी डिग्री पर झुकाकर प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों साधारण कार्यों की बात हुई है, साधारण कार्यों में हम चीजल का कटिंग पॉइंट रखते हैं दोस्तों 60 डिग्री। अब 60 डिग्री में हमारा अगर हम जो चीजल की एक्सिस को देखेंगे तो उसमें हमारा जो कटिंग पॉइंट है वह 60 डिग्री तो टोटल था, उसका आधा आ जाएगा 30 डिग्री, और जो हमारा झुकाव कोण होगा यानी जो क्लियरेंस एंगल भी इसमें जोड़ेंगे हम तो वह होता है 37 डिग्री। तो टोटल हमारा 37 डिग्री पर हम चीजल को झुकाएंगे। और इंक्लिनेशन एंगल निकालने का दोस्तों एक तरीका यह भी है कि आप कटिंग पॉइंट का आधा कीजिए, जो हमारा कटिंग पॉइंट है उसके एंगल को आधा कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमारा 60 डिग्री हमने माना है, उसको आप आधा कर लीजिए 30, और उसमें आप सात जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हमारा 37 निकल कर आएगा। अगर हम हाई कार्बन स्टील वाली चीजल की बात करें तो उसका 65 होता है हमारा कटिंग पॉइंट, उसका आधा हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32.5 के करीब।
यानी 32.5। अब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा, यानी जो हमारा संख्या निकल कर आएगी वह आएगी 39.5। तो उस चीजल के लिए हमारा जो झुकाव कोण होगा वह 39.5 होगा। यहाँ पर हमसे पूछा साधारण कार्य के लिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री कटिंग एंगल वाली चीजल का क्लियरेंस व रैक एंगल कितने डिग्री का होगा। तो दोस्तों क्लियरेंस व रैक एंगल दोनों पूछा गया है और आप ऑप्शन देख रहे होंगे 60 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्लियरेंस एंगल बताया गया ऑप्शन में, रैक एंगल नहीं दिया है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो यहाँ पर हम अभी बात करते हैं क्लियरेंस एंगल की, रैक एंगल हम खुद से ही निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया 60 डिग्री का दोस्तों आप आधा कीजिए 30 और उसमें 7 जोड़ दीजिए तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 37। तो 7 डिग्री हो गया हमारा क्लियरेंस एंगल। आप याद रखिए क्लियरेंस एंगल के लिए ही ये आप निकालने की एक ट्रिक है। जो भी कटिंग एंगल है दोस्तों उसको आधा कीजिए और उसमें 7 जोड़ दीजिए, ये हमारा निकल के आएगा इंक्लिनेशन एंगल। और आप इसमें से ही आपका कटिंग पॉइंट का आधा घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वह हमारी हो जाती है क्लियरेंस एंगल। तो आपका 37 आया था झुकाव कोण, 37 में से आपने 30 अपना घटा दिया कटिंग एंगल का आधा, तो आपके पास बचा 7। तो ये हमारा हो गया क्लियरेंस एंगल। और रैक एंगल की बात करें तो दोस्तों एक सीधी रेखा पड़ती है जॉब के ऊपर जो कि काल्पनिक होती है 90 डिग्री में, यानी जो टोटल कोण होगा सरफेस जो होगी हमारी जॉब की और उस काल्पनिक रेखा के बीच 90 डिग्री होगा। तो हमको जो टोटल कोण बनाना होगा वह 90 डिग्री बनाना होगा। यहाँ पर हमारा कटिंग एंगल ही 60 डिग्री का है, 7 डिग्री का हुआ हमारा क्लियरेंस एंगल, 60 और 7 हो गए हमारे 67। अब हमारे पास बचे कितने, हमको टोटल जो करना है वह 90 करना है, 90 डिग्री करना है। तो टोटल करने के लिए हमारा जो 90 डिग्री करेंगे तो 23 डिग्री और जोड़ देंगे, 67 में 23 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि हमारी जॉब और उस रेखा के बीच जो बनता हुआ कोण है वह 90 डिग्री है, इसलिए हमको 90 डिग्री करना जरूरी है। तो हमारा जो रैक एंगल होगा वह होगा 23 डिग्री का, 23 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ क्लियरेंस एंगल दिया है ऑप्शन में तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और रैक एंगल दिया होता तो दोस्तों 23 डिग्री होता, क्योंकि हमको टोटल कितना करना आएगा 90 डिग्री करना है। अगला क्वेश्चन है चीजल के हेड को कितने mm तक लंबाई में चैम्पर के लिए ग्राइंड करना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा हेड होता है इसको मैंने बताया था कि 10 से 20 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। अक्सर किताबों में 10 से 12 बोल दिया जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जो उसका सही वह डिग्री है वह 10 से 20 डिग्री है। यहाँ पर पूछी गई है कि कितनी लंबाई में ग्राइंड करना चाहिए। तो दोस्तों जो लंबाई होती है वह 4 से 12 mm होती है। हेड को ऐसा भी नहीं कि आप 20 mm तक ग्राइंड करके टेपर करते हैं, नहीं दोस्तों, वह फिर एक तरीके से कही जाए तो मजबूत नहीं रहेगी, उसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी चीज़ल के अंदर। तो इसको बनाए रखने के लिए दोस्तों थोड़े से ही हिस्से को हम ग्राइंड करते हैं जिससे चैम्पर हो जाए। तो वह हमारा 4 से 12 mm वाले हिस्से को, हेड वाले हिस्से को, पीछे वाले हिस्से को 4 से 12 mm ग्राइंड करते हैं ताकि वह चैम्पर हो जाए 10 से 20 डिग्री पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीजल का हेड मशरूम आकार का हो गया है, ऐसा होने पर क्या करें। तो दोस्तों चीजल का हेड जैसा कि आप सभी जानते हैं, किताबों में आपने पढ़ा है कि चीजल के हेड को दोस्तों सॉफ्ट रखा जाता है, उसको हार्ड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, चीजल के हेड को सॉफ्ट रखा जाता है। चीजल के हेड को कटिंग पॉइंट से सॉफ्ट रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि चीजल के जो हेड है उसको बिल्कुल ही सॉफ्ट रखा जाता है, इसको भी दोस्तों हार्ड किया जाता है। दोस्तों इसको भी हार्ड किया जाता है, ये आप आज सुन लीजिए। चीजल का जो हेड है वह भी हार्ड किया हुआ होता है, लेकिन कम HRC में। इसको सिर्फ 37 HRC तक ही हार्ड करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको इस पर चोट मारनी होती है, इसलिए इसको कम हार्ड करते हैं। क्योंकि ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो ये टूट जाएगा, इसीलिए इसको कम हार्ड करते हैं। और हार्ड करने का उद्देश्य भी दोस्तों यही है कि अगर उसे हार्ड नहीं किया गया तो वह बहुत जल्दी
मशरूम हेड के रूप में आ जाएगी। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा आईटीआई में कि चीजल का जो हेड होता है उसके इर्द गिर्द हमारा मेटल हो जाता है, छतरी नुमा बन जाता है जो हेड है, उसी को दोस्तों हम मशरूम हेड बोलते हैं। तो दोस्तों जब हमारी चीजल ऐसी हो जाए उस समय हमको उसको पुनः ग्राइंड करना चाहिए। दोस्तों हमको ग्राइंडर द्वारा उसको सही डिग्री पर चैम्पर पर ग्राइंड करना चाहिए और जो मशरूम हेड है उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। मशरूम हेड वाली चीज़ल को तो दोस्तों यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही इस पर चोट मारेंगे तो जो मशरूम हेड के जो किनारे निकले हुए हैं ये छिटक कर दूसरे कारीगर के जाकर लग सकते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीजल को ग्राइंड करते समय उसे बार बार पानी में डुबोया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों चीजल हार्ड व टेम्पर की हुई होती है, आप सभी ने सुना होगा, लेकिन दोस्तों चीजल को एनिल, हार्ड और टेम्पर ये 3 प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। फोर्जिंग के बाद दोस्तों इसको ग्राइंड किया जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए फोर्जिंग के बाद इसको एनिलिंग की जाती है, फिर इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो 3 प्रक्रिया दोस्तों की हुई होती हैं इस पर। किताबों में अक्सर आपने देखा होगा हार्ड व टेम्पर बोल दिया जाता है, लेकिन दोस्तों यह सेम क्वेश्चन HL में आया था कि आप चीजल को सख्त करने के लिए, हार्ड करने के लिए क्या प्रक्रिया की जाती है। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन में, एक में सिर्फ हार्ड एंड टेम्पर था और एक में था एनिल, हार्ड एंड टेम्पर। तो दोस्तों वहाँ पर भी हमारा जो ऑप्शन सही माना गया था वह माना गया था एनिल, हार्ड एंड टेम्पर। तो आप याद रखिए, अगर आपको ऐसा किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में दिखने को मिलता है तो वही जो ऑप्शन है उसे टिक कीजिएगा, क्योंकि चीजल को एनिल, हार्ड व टेम्पर 3 प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि बार बार पानी में डुबाया जा रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है चीजल को हार्ड व टेम्पर किया हुआ होता है। अगर हम बार बार छेनी को पानी में नहीं डुबाएंगे तो वह अपनी हार्डनेस खो देगी, क्योंकि ग्राइंडिंग करते समय दोस्तों बहुत अधिक जो घर्षण होता है उसके कारण गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे हमारा चीजल जल जाएगा, और जल गया तो दोस्तों उसकी हार्ड व टेम्पर जो भी है वह दोस्तों ख़त्म हो जाएगी, उसका हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए उसे बार बार हमें पानी में डुबो लेना चाहिए, या फिर पानी की जगह हम दोस्तों कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट में डुबो लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे ऑप्शन डी, चीजल अपनी हार्डनेस नहीं खोती। तो दोस्तों पानी में डुबाने से चीजल अपनी हार्डनेस नहीं खोएगी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः चिपिंग के लिए हैमर का वजन कितना होना चाहिए? तो दोस्तों हैमर के लिए चिपिंग करने के लिए जो हमारा हैमर होता है उसके लिए हमें 500 ग्राम हैमर का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों बताते हैं कि चीजल से 3 गुना भारी रखा जाता है हैमर का जो भार होता है, लेकिन अगर हम साधारणतः बात करें तो 500 ग्राम का जो हैमर हमारा होता है हम उसी को यूज़ करते हैं। जो 200 ग्राम वाला हैमर होता है दोस्तों यह होता है हमारा मार्किंग के लिए, जिससे हम पंचिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपने अक्सर कई एग्जाम में देखा भी होगा, कीवे काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं? तो चीजल काटने के लिए दोस्तों हम करते हैं क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल। लेकिन दोस्तों क्रॉस कट चीजल को आप सभी ने जाना होगा कि उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैप चीजल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए क्रॉस कट चीजल का एक अन्य नाम भी है कैप चीजल। यह सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल ग्रुप के लिए किस चीजल का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों जो हमारा ऑयल ग्रुप होता है ये थोड़ा सा हम ऐसा बनाएंगे कि उसमें एक नाली यानी गोल आकृति का हमको शेप चाहिए होगा, क्योंकि हम चौकोर देंगे तो हमारा तेल जो है वह रुक जाएगा, कोनों में रह जाएगा। लेकिन हमको जो उसकी नाली चाहिए वह ऐसी चाहिए कि वह नीचे से कर्व हो। कर्व दोस्तों किससे होगी? वह होगी हमारी हाफ राउंड चीजल से। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑयल ग्रुप बनाए जाते हैं वह हमेशा हाफ राउंड चीजल से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने खेतों में जो साइडों से नहर होती हैं दोस्तों वह भी देखी होंगी, तो दोस्तों वे गोल बनाई जाती हैं, कर्व बनाई जाती हैं, जिससे कि जो पानी है वह सीधा बहे, वो कहीं पर रुके ना, किसी कोने में ना रुके। इसीलिए दोस्तों किसी अन्य चीजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं ग्रुप बनाने में। ग्रुप हमेशा हाफ राउंड चीजल से बनाते हैं, क्योंकि हमको नीचे वाली सतह कर्व चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन है,
चीजल को पेडेस्टल ग्राइंड में लगे व्हील की किस ओर से ग्राइंड करना चाहिए। तो दोस्तों व्हील का एक फेस होता है, दो साइडें होती हैं। यहाँ पर पूछा है कि ग्राइंडर को जब हम ग्राइंड करते हैं चीजल को तो किस ओर से करना चाहिए ग्राइंड। तो दोस्तों चीजल को हमेशा ग्राइंडिंग व्हील के फेस से ग्राइंड करना चाहिए। अक्सर आपने आईटीआई में या अन्य जगह देखा होगा कुछ लोग साइडों से घिसने लगते हैं। तो दोस्तों कभी भी चीजल को ग्राइंडिंग व्हील के साइड पर नहीं घिसना चाहिए। हमेशा जब हम उसे ग्राइंड करेंगे तो व्हील के फेस से करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, फेस से। दोस्तों और एक अन्य सावधानी ग्राइंडर के लिए, और यह सावधानी आपसे इंटरव्यू में पूछ भी ली जाती है। वैसे तो सरकारी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन प्राइवेट जगह पूछ ली जाती है कि आप ग्राइंडर पे कब काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ग्राइंडर पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर ग्राइंडर को ऑन करने पर आपको साइड में खड़े होना चाहिए जब तक कि ग्राइंडर अपनी पूरी स्पीड में घूमने ना लगे। ऐसा नहीं है कि आपने ग्राइंडर स्टार्ट किया और आप उसके व्हील के आगे खड़े हैं दीवार की तरह बने हुए। तो दोस्तों उस स्थिति में हमें साइड में खड़ा होना है। तब तक ग्राइंडर अपनी पूरी स्पीड में ना आ जाए तब तक आपको उस पर कार्य नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर व्हील वगैरह हमारा चटका हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, तो वह पूरी स्पीड पकड़ते पकड़ते बाहर निकल के हवा में उड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप उसके आगे खड़े होगे तो वह आपको मार देगा, आपके चोट लगा देगा, इससे दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ग्राइंडर को स्टार्ट करते समय आपको ग्राइंडर के साइड में खड़े रहना चाहिए। तो यह थी दोस्तों ग्राइंडर की एक सावधानी। अगला क्वेश्चन है, चीजल के कटिंग फेस को थोड़ा सा गोल क्राउन ग्राइंड किया होता है, क्यों। तो दोस्तों आपने देखा होगा चीजल का जो पॉइंट होता है उसको थोड़ा सा गोल बनाया जाता है। गोल बनाने का दोस्तों कारण है कि अगर हम चौकोर बना देंगे तो दोस्तों ये चीजल जो है हमारी ये जॉब के अंदर किनारों पर घुसती चली जाएगी। इससे हम दोस्तों किनारों पर काम नहीं कर सकते हैं। किनारों पर दोस्तों खुदाई जैसा ये कार्य कर देगी, किनारों को तोड़ देगी। इसलिए दोस्तों गोल बनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो हम बोल देते हैं कि क्राउनिंग का उद्देश्य होता है प्रिवेंट ऑफ डिगिंग। डिगिंग यानी होती है दोस्तों खुदाई। तो आप अगर दोस्तों इंग्लिश में अगर पेपर दें या फिर इंग्लिश वाला ऑप्शन देख रहे हो जहाँ पर लिखा हो प्रिवेंट ऑफ डिगिंग, तो आपका वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा किनारों पर कटिंग करते समय खुदाई से बचाता है। तो दोस्तों जो हमारा गोलाई वाला जो कटिंग फेस होता है ये हमको खुदाई से बचाता है किनारों पर जब हम काम करते हैं, या फिर हमारी जो चीजल होती है वह किनारे पर पहुँचती है कटिंग करते करते, तो वहाँ पर वह किनारों को टूटने से बचाती है, खुदाई से बचाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीजल का कटिंग पॉइंट बार बार ग्राइंड करने से मोटा हो गया है, चीजल को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों चीजल को दोबारा आपको इस्तेमाल करना है, कटिंग पॉइंट मोटा हो गया है जिससे कि फोर्जिंग एंगल में बदलाव आ गया है। फोर्जिंग एंगल नॉर्मली 25 से 30 डिग्री रखा जाता है, अगर कटिंग फेस मोटा हो गया है तो वह भी एंगल हमारा बढ़ चुका होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको दोबारा से ग्राइंड नहीं करनी है चीजल। इसके लिए याद रखिएगा ये सबसे अच्छा पॉइंट है किसी भी चीजल को ग्राइंड करते समय। अगर ऐसा हो गया है बार बार आप किसी चीजल को ग्राइंड कर रहे हैं, उसका थिकनेस जो है वो मोटा हो गया है, तो ऐसे में आपको उसे दोबारा से ग्राइंड नहीं करना है। आपको उसे फोर्जिंग शॉप में भेजना है और उसके बाद जब वह फोर्जिंग प्रक्रिया से दोबारा 25 से 30 डिग्री पर फोर्जिंग एंगल बन के आ जाए उसके बाद आपको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे दोस्तों बी में दोस्तों बताया गया है कि इसको फोर्जिंग शॉप में भेजें व ठीक कराएं। तो दोस्तों सिर्फ फोर्जिंग शॉप में भेजने से हमारा काम नहीं होगा। आप ऑप्शन देख रहे होंगे फोर्जिंग शॉप से ठीक कराकर फिर से ग्राइंड करें। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन डी कि फोर्जिंग शॉप में तो भेजें, लेकिन फोर्जिंग शॉप में क्या होगा कि उसे गर्म करके हैमर से या किसी अन्य चीज़ की सहायता से उसको पीट कर उसके जो फोर्जिंग एंगल है उसको 25 से 30 डिग्री किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो भी हमें रिक्वायर्ड है, कटिंग एंगल जो भी रिक्वायर्ड है, हम उसके हिसाब से उसे ग्राइंड भी करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पार्ट में कई होल लगातार किए गए हैं ताकि पार्ट को इच्छित आकार दिया जा सके। अनावश्यक मटेरियल को दूर करने के लिए किस छेनी का इस्तेमाल करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी सीरीज में हमने कोई पार्ट बनाना है जिसको अंदरूनी हिस्से में बनाना है किसी जॉब के, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि मार्किंग करने के बाद उस जो भी आकार होता है जॉब का उसके किनारे पर खूब सारे होल कर लेते हैं, जिसको हम सीरीज ड्रिलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों सीरीज ड्रिलिंग में हमारा जब हम उस बेकार यानी अनावश्यक जो पार्ट होता है उसको हटाएंगे, उसके लिए हमें दोस्तों एक चीजल की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों वेब चीजल। जैसा कि आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे, वेब चीजल। तो दोस्तों यही वेब चीजल होती है जिसका कोई कटिंग एंगल नहीं होता, इसको चौकोर रखा जाता है। ये क्या होता है कि दो जो होल होते हैं उनके बीच में जो मटेरियल होता है इनको काटने का कार्य दोस्तों हमारा करता है वेब चीजल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 25 क्वेश्चन जो कि किताब से बिल्कुल अलग बनाए थे, आपने देखे भी होंगे। और आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है आपको ज़रूर इन क्वेश्चनों से मदद मिलेगी 100%। दोस्तों अगर आप रोज़ाना ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर ज़रूर जुड़ें। दोस्तों मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया है, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री स्टडी मटेरियल, लड़कों का आपस में दोस्तों किसी क्वेश्चन के ऊपर विचार विमर्श, और दोस्तों आप भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर अपना नाम व अपनी ट्रेड लिखकर भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर दोस्तों हमारा क्रैकटेक नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोज़ नए नए क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं तथा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो कि आने वाले पेपर में बन सकते हैं, इन दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप उन क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ जाएंगे कि ये किस एग्ज़ाम में आए हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से बनाया जाता है। एक तो उनके साथ एक अन्य जो फ़ोटो है उसको ऐड किया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें, और जिस भी डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन होता है उसके लोगों को भी उसके साथ लगाया जाता है ताकि आपको पढ़ने में रुचि बने कि हाँ यह क्वेश्चन उस डिपार्टमेंट में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आप टेलीग्राम पर भी दोस्तों क्रैकटेक ग्रुप में हमारा PDF वगैरह पड़े हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी ज़रूरत हो आप बता सकते हैं कि आपको यह स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप जो भी फ्री स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, कुछ यूट्यूबर्स दोस्तों देखा गया है कि अपना नाम लगाकर फ्री स्टडी मटेरियल को अपने नाम से लोगों को 50 रुपये, 100 रुपये, 25 रुपये इनमें बेच रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत सरकार की एक वेबसाइट है bharatskill.gov.in, आप इस पर जाके फ्री में कोई भी ट्रेड हो दोस्तों आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी यूट्यूबर को 100 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने दुकान बनाई हुई है, इनसे यह पूछा जाए कि ये स्टडी मटेरियल ये कहाँ से लाए हैं। दोस्तों इन्होंने निम्मी को ही अपना नाम दे दिया है, निम्मी को ही इन्होंने कॉपी करके अपने नाम के वाटरमार्क लगा दिए हैं। दोस्तों कोई कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनाता है, इनका काम होता है कॉपी पेस्ट करना और स्टूडेंट को चिपकाना। स्टूडेंट तो खुद नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको पैसे कहाँ से देंगे, लेकिन इनको तो धंधा करना है, तो इसलिए आपको चिपका देते हैं। और कुछ लड़के जो बेचारे नहीं जानते हैं वह खरीद भी लेते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप ऐसे यूट्यूबर से ये कोई भी स्टडी मटेरियल ना खरीदें। ये भारत सरकार की वेबसाइट भारत स्किल पर फ्री आप सभी के लिए पड़े हुए हैं, और आपको जो भी एग्ज़ाम चाहिए होता है आप उसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, आपको एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का पोर्शन मिलेगा, वहाँ पर आप कोई भी एग्ज़ाम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमको बताइए, हम आपको फ्री में सब चीज़ें मुहैया कराएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, कभी आपसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं होगा। मैं और दूसरे यूट्यूबर की तरह बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनका काम क्या है, इनकी नौकरियां लग चुकी हैं, लेकिन इन्होंने पैसे को महत्व देना है। अरे आप पैसा का पढ़ाई करवा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, स्टूडेंट की लाइफ अच्छी कीजिए, लेकिन आप उसके ज़रिए आप तो अपनी जेबें भर रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए यार। आपके घर से नहीं आया स्टडी मटेरियल, आप तो खुद ला के दूसरों के अपना नाम प्रिंट करके बेच रहे हो। अगर आप अपना कुछ बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक उसका जायज़ एक रेट रखिए जायज़ कि 10 रुपये। आप 2 PDF के 100 रुपये, 50 रुपये,
कुछ लड़के बेचारे दे भी देते हैं कि क्या शायद कुछ यूनिक मिलेगा, लेकिन दोस्तों यूनिक के नाम पर कुछ नहीं होता है। यूनिक के नाम पर वही होगा घिसा पिटा, 2 क्वेश्चन उस पेपर से ले लिए, 2 क्वेश्चन उस पेपर से, और बस आपको चिपका दिया दोस्तों। और इन PDF के भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही पुराने ज़माने वाले इन्होंने उनको स्कैन की करके अपने नाम से बेच देते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी यूट्यूबर को 10 रुपये 20 रुपये नहीं दीजिए। आपके पैसे बहुत ज़रूरी हैं और आपको नौकरी सबसे ज़रूरी है। आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए कि आपको एक नौकरी छीन लेनी है किसी भी हालत में। बस इतनी मेहनत कीजिए कि जो भी एग्ज़ाम हो बस इस बार निकाल देना है। आपका मेन उद्देश्य यही होना चाहिए दोस्तों। मैं देखता हूँ यूट्यूबर पे मुहिम लगाई जा रही है कि उसका निजीकरण हो गया, उसका निजीकरण हो गया। दोस्तों निजीकरण होने से, निजीकरण हो रहा है, उसका विरोध का माध्यम है, लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना कि नौकरियां ही ख़त्म हो जाएंगी, नौकरियां रहेंगी दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि कोरोना की वजह से नौकरियां नहीं रही हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे सिचुएशन सही आ रही है, तो अब वही यूट्यूबर फिर से एक वीडियो बना रहे हैं कि अरे वो उस डिपार्टमेंट में आई बहाली, उस डिपार्टमेंट में आया ये। तो आपने जब 10 दिन पहले बोला था कि कोरोना की वजह से कोई नौकरी नहीं आ रही है, अब आप बोल रहे हैं नौकरी आ गई। आप अपनी बात पर ही नहीं टिक रहे हैं, आप बच्चों का क्या भला करेंगे, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे से आपसे यही कहना है कि ऐसे लोगों से बच के रहें। ये आपको उकसाते हैं, आपका ध्यान कहीं और ले जाते हैं। आपका ध्यान सिर्फ रहना चाहिए कि आपको एक नौकरी चाहिए, बस हमें एक नौकरी चाहिए, उसके बाद कुछ भी करो पर पहले नौकरी चाहिए। बस दोस्तों यही आपसे कहना था। धन्यवाद।